नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड से मिल रही है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी है। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने लेटर जारी किया है। नंदप्रयाग और बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं महेंद्र भट्ट। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट बने हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में बीजेपी के नए अध्यक्ष का आखिरकार ऐलान हो चुका है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी और उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर चर्चा थी, अटकलें तेज थी और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से सामने आई है, जहां पर नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया गया है महेंद्र भट्ट। राज्य में पार्टी का नए अध्यक्ष जो है वो बना दिए गए हैं। उत्तराखंड में नए पार्टी अध्यक्ष के ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा भी एक चिट्ठी जारी की गई। उसमें कहा गया कि 30 जुलाई को एक चिट्ठी में लिखा गया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अजीत कांबोज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें, काफी दिनों से चर्चाएं तेज थी उत्तराखंड यूपी के लिए और उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम देखें तो ये नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आखिरकार औपचारिक रूप से हो चुका है। बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। आपसे कुछ देर पहले एक बड़ा ऐलान राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से किया गया है कि उत्तराखंड भाजपा में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी यहाँ पर हुई है और सीधे तौर पर बद्रीनाथ धाम से जो पूर्व विधायक हैं महेंद्र भट्ट, उनको नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसकी चिट्ठी भी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी की गई है। और एक नियुक्ति पत्र है जिसमें जेपी नड्डा की तरफ से ये उल्लेखित किया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष नया महेंद्र भट्ट को नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है। एक बड़ा बदलाव है उत्तराखंड भाजपा में और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा घटनाक्रम भी हुआ है, क्योंकि मदन कौशिक को लेकर जिस तरह की अटकलें थी, पहले वो सरकार में मंत्री होते थे, उनको बाहर किया गया, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड भाजपा दोबारा कमबैक करते हुए भाजपा की उत्तराखंड प्रदेश की सत्ता पर आई और लगभग 47 सीटें उत्तराखंड में भाजपा को मिली थी मौजूदा विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद भी जो तमाम अटकलें थी, तमाम बातें थी, वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि मदन कौशिक के नेतृत्व में क्या भाजपा संगठन सब कुछ ठीक ठाक से कर रहा है या नहीं। तो इन्हीं तमाम अटकलों के बाद अब बड़ा बदलाव राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से किया गया है और बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को यहाँ पर नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी जो नियुक्ति है वो भी तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। अब इसके बाद का आगे क्या कुछ रहेगा, इसको लेकर यहाँ पर अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार में 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति होनी है, 2 पद खाली हैं। तो माना यह जा रहा है कि क्या मदन कौशिक को दोबारा से सरकार में लाया जाएगा, इसको लेकर बातचीत चल रही है, या फिर उनको हरिद्वार में ही सक्रिय किया जाएगा। हरिद्वार में आगामी कुछ ही महीनों में पंचायत चुनाव होने हैं हरिद्वार जनपद के, तो ऐसे में क्या उन्हें फुल प्रूफ तरीके से हरिद्वार के ही चुनाव में लगाया जाएगा। तो तमाम तरह की बातें हैं जो अब धीरे धीरे खुलने लगेगी। लेकिन बड़ी सूचना, बड़ा जो बात है वो यही है कि अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के तौर पर यहाँ पर ताजपोशी हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बड़ा जो दाव है वो खिला गया है। इसके पहले अगर हम बात करें, मदन कौशिक के हाथों में बीजेपी की कमान रही और ये भी देखना होगा कि अब जिस तरह से लेटर जारी हो चुका है और उसके बाद अब क्या कुछ बदलाव जो है वो बीजेपी में खासतौर से दिखाई देगा। मदन कौशिक जिस तरह से हरिद्वार में विधायक हैं अभी, तो अब यहाँ पर उनके बनने के बाद, नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किस तरह की जो रणनीति है वो तैयार हो जाएगी, किस तरह की कवायद यहाँ पर दिखाई देगी। अब बिल्कुल, अगर प्रदेश भाजपा की बात कीजिए तो भाजपा लगातार सक्रिय होकर अपने कार्यों में लगी हुई है और जो पहला जो चुनाव है वो हरिद्वार पंचायत चुनाव है। हरिद्वार से ही निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक विधायक हैं, तो ऐसे में एक बड़ी भूमिका उनकी हरिद्वार जनपद में है। लगातार 3 से 4 बार से ज्यादा हो चुका है वो वहां से कंटिन्यू विधायक है, तो ऐसे में एक बड़ी भूमिका रखते हैं हरिद्वार जनपद में। और जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा में उन्होंने चुनाव के समय एक जान फूंकने का काम किया और दोबारा से सत्ता में भाजपा आसीन हुई है, 47 सीटें उत्तराखंड भाजपा को मिली थी इन्हीं मदन कौशिक के नेतृत्व में। तो इसमें साफ समझा जा रहा है कि या तो उनको सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, 2 पद खाली है मंत्री के उत्तराखंड सरकार में, ऐसे में क्या उनको दोबारा से सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या फिर हरिद्वार पंचायत चुनाव को देखते उन्हें बड़ी भूमिका हरिद्वार चुनाव को लेकर देने जा रही है उत्तराखंड भाजपा। तो तमाम ऐसे सवाल है जो यहाँ पर चर्चाओं में चल रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से महेंद्र भट्ट को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, महेंद्र भट्ट हालांकि कल देर शाम को ही दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके थे और उनकी फोटोएं भी सार्वजनिक हो चुकी थी। तो उसके बाद से इन अटकलों को भी तेजी मिलने लगी थी कि मदन कौशिक कभी भी इस्तीफा सौंप सकते हैं और जो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो महेंद्र भट्ट ही होंगे। और सुबह इसका पत्र भी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जारी कर दिया गया है कि इनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो चुकी है।
तो कहीं ना कहीं मदन कौशिक की भूमिका क्या होगी? क्या वो संगठन में ही रहकर सक्रियता से हरिद्वार को देखेंगे या फिर उनको सरकार में नई जिम्मेदारी, नई भूमिका सौंपी जाएगी? तो तमाम तरह की बातें हैं जिनका जवाब तलाशना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मदन कौशिक ने बेहतरीन कार्य किए हैं। सरकार में वो मंत्री रहे, उसके बाद जब मदन कौशिक को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने बड़ी भूमिका निभाते हुए सरकार को दोबारा से सत्ता में लाने का काम किया और भाजपा ने मजबूती से चुनाव लड़ा और 47 सीटें विधानसभा की जीतकर वो दोबारा से सत्ता पर काबिज हुए। तो बिल्कुल, अब महेंद्र भट्ट जिस तरह से नए बना दिए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद अब देखना होगा किस तरह का बीजेपी में बदलाव होता है, किस तरह से संगठन को जो मजबूती के लिए बीजेपी चाहती है कि वो काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत। और देश में पहली बार अब लागू होने जा रहा है लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम। बता दें, लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है यूपी। इंटीग्रेटेड ट्रामा और इमरजेंसी सेंटर की स्थापना होगी। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब एक कॉल पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, तुरंत इलाज जो है वो होगा। एक कॉल पर हर फैसिलिटी की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग जो है वो यूपी जो है वो जारी करने जा रहा है। इंटीग्रेटेड ट्रामा इमरजेंसी सेंटर की स्थापना होगी। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। बता दें, करीब 4000 एम्बुलेंस जो है वो अब एक्टिव होने जा रही है। हर सिस्टम में बड़ा बदलाव जो है वो स्वास्थ्य विभाग में दिखाई देगा और ये पहली बार होगा जब इस तरह से यूपी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब एक कॉल पर एम्बुलेंस से तुरंत इलाज हो जाएगा। तो परेशान अब नहीं होंगे, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लोग परेशान होते थे अब नहीं होंगे। अजीत काम्बोज, अनूप कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनूप, जिस तरह से बात करें, हमने देखा था कोरोना के टाइम के बाद अब लगातार सरकार एक्टिव मोड में आ गई थी। स्वास्थ्य सुविधाओं में नए नए बदलाव किए जा रहे थे और इसी कड़ी में इस तरह से बदलाव जब किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग में 4000 एक्टिव एम्बुलेंस हो जाएंगी। कितनी जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी आएगी, लोगों को किस तरह से समस्याओं से अब निजात मिल जाएगी? और देखिए श्वेता, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। चाहे अभी पिछले कोरोना काल की बात करें, तमाम ऐसी दिक्कतें आई, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक संघर्ष के साथ में स्वास्थ्य महकमा एक मजबूती से लड़ा कोरोना से एक विजय पाई। अब एक सरकार अपडेट करने जा रही कि लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करेगी, जिसमें एक कॉल्स पर जो एम्बुलेंस होंगी वो मरीज के पास पहुंचेंगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि 47 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लेवल 2 के लेवल 3 के हैं, उनको लेवल 1 में लाया जाएगा। यानी वहां पर हर चीज की सुविधा होगी ताकि किसी प्रकार के दिक्कत न हो। और जिस तरीके से लगातार सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग को लगता रहा है, चाहे स्ट्रेचर की बात हो, तमाम सुविधाओं को लेकर के दिक्कतें आती हैं, इलाज को लेकर लोग बाहर जाते हैं उत्तर प्रदेश से। अब अगर ये सिस्टम पूरा लागू हो जाएगा, पूरा धरातल पर जब पूरी कीम उतरेगी, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से इलाज को लेकर सवाल उठते हैं या फिर अभाव रहता है, डॉक्टर्स की अभाव रहते हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होगा और पारदर्शिता होगी। क्योंकि जब लाइव इमरजेंसी सिस्टम लागू होगा तो वहां से जो कमांड सेंटर बनेंगे, वहां से देखा जा सकता है कि कब एम्बुलेंस की कॉल आई और कहां पर पहुंची और डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं, ये सब ट्रांसपेरेंट होगा। तो यानी जिम्मेदारी भी तय होगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार, क्योंकि देश का पहला ऐसा अगर सिस्टम लागू होता है तो देश में पहली बार लागू हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने कदम बढ़ाया है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना निजात मिलता है, फिलहाल लंबा प्रोजेक्ट है, कब तक लागू होगा, कब तक ये धरातल पर योजनाएं उतर पाएगी, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस सिस्टम से एक आस जरूर बन गई है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बेहतर इलाज मिलेगा, बेहतर सिस्टम होगा, ट्रांसपेरेंटी होगा। जो इलाज का अभाव होता है या फिर जिस तरीके से लोग कई दिन पड़े रहते हैं, उनके मरीज एडमिट नहीं होते हैं, पीजीआई की बात करें, तमाम जो लाइनें लगी रहती हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर अन्य अस्पतालों की बात करें, क्योंकि लखनऊ का जो केजीएमसी है वो एशिया के लमसम मुझे लगता है सब जगह सब जिलों से यहाँ पर मरीज आते हैं। इसलिए हमेशा जो लखनऊ का केजीएमसी है वो मरीजों से दबा रहता है, बीमार रहता है। तो ऐसे में जब लेवल 1 लेवल 2 के जो लेवल 2 और लेवल 3 के जो मेडिकल कॉलेज हैं लेवल 1 में जब आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज का जो भार है वो कम पड़ेगा। आने वाले समय में मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा एक कब सिस्टम धरातल पर उतरेगा और कब उत्तर प्रदेश वासियों को इसका लाभ मिलने वाला है। कब धरातल पर उतरेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी अच्छा माना जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार एक अच्छा कदम उठाने जा रही है, जिसमें एक कॉल पर बेहतरी सुविधाएं जो है वो मरीजों को और उनके परिजनों को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए बात करेंगे चित्रकूट से बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आज दूसरा दिन है। आज प्रशिक्षण शिविर में होंगे 5 सत्र। केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सूर्य प्रताप शाही इसमें शामिल रहेंगे। सामूहिक रामघाट स्थित मां मंदाकिनी तट पर आरती भी होगी। बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन आज होने जा रहा है। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सत्र आज भी होंगे। पहले दिन हमने देखा था कि 5 सत्र हुए थे, 13 सत्र जो है वो निर्धारित किए गए हैं। 5 सत्र पहले हो चुके हैं, आज एक बार 5 सत्र फिर से होना है और 3 सत्र जो है वो कल के लिए निर्धारित किए गए। दिनेश शर्मा का भी संबोधन इसमें होना है। ब्रजेश पाठक भी आज इसमें संबोधन देते हुए नजर आएंगे। यानी कह सकते हैं कि 2024 के लिहाज से बीजेपी जो है वो पूरी तरह से प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी में जुटी हुई है, रणनीति बनाने में, कवायद में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र इसमें किया जाना है। अनूप कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इसमें शामिल रहेंगे। सामूहिक रामघाट स्थित मां मंदाकिनी तट पर आरती भी आयोजित होनी है। तो 5 सत्र एक बार फिर से आज बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने जा रहे हैं। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चित्रकूट से लाइव जुड़ गए। संजय, जिस तरह से बात करें, हमने देखा था कि पहले दिन 5 सत्र हुए थे और आज भी 5 सत्र होना है, यानी कुल मिलाकर 13 सत्र और कल 11, 12 और 13 सत्र होने जा रहे हैं। आज की अगर हम कार्यक्रम की बात करें, प्रशिक्षण वर्ग शिविर की, किस तरह का संबोधन होगा और किस तरह की रणनीति जो है वो आज तैयार होनी है? आप सुन पा रहे हैं हमें संजय? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और 2024 के रोड मैप की तैयारियों में अब जो बीजेपी है वो पूरी तरह से लग चुकी है। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र होना है। प्रशिक्षण शिविर में 5 सत्र आज होंगे। पहले दिन के सत्र में 5 सत्र आयोजित किए गए थे। कुल मिलाकर 13 सत्र जो है वो किए जाने हैं। तो दिग्गजों को अलग अलग तरीके से सत्रवार जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत, सामूहिक रामघाट स्थित मां मंदाकिनी तट पर आरती का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के सत्र का आज दूसरा दिन है और पूरी तरह से बीजेपी तैयार है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर तमाम जगह पर किस तरह से योजनाएं जो है वो चलानी है, योजनाओं का जिक्र करना है, किस तरह की रणनीति जो है वो बनानी है, उससे लेकर पूरा खाका जो है वो तैयार हो रहा है। तो बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और आज भी 5 सत्र इसमें आयोजित किए जाएंगे। 2024 के लिहाज से अगर हम देखें तो पूरी तरह से अब चुनावी मोड में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है वो आ चुकी है और एक खाका, एक रणनीति, एक रोड मैप जो है वो तैयार हो रहा है। तो बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। संजय, आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें, प्रशिक्षण शिविर की 5 सत्र आज भी होना है। पहले दिन हमने देखा था 5 सत्र हुए थे और क्या कुछ खास होगा, किसका संबोधन होगा, किस तरह की रणनीति कवायद शुरू हो जाएगी आज? तो देखिए, सुबह के 10:30 और 10:30 बजने के साथ ही यहाँ पर जो सामने होटल दिख रहा है वहाँ पर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और देवी रानी मौर्य वो संबोधित करेंगी। और जाहिर सी बात है कि जो अभी शिविर का आयोजन होना है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आएगी ये तो फिलहाल नहीं सुनने में आ रहा है, लेकिन जो सूचनाएं अंदर से आ रही है वो ये जरूर है कि 30 जो इनके सूत्र हैं जिन पर चर्चा होगी उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न और तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से कल सोशल मीडिया और IT सेल को लेकर भाजपा के अंदर जिस तरीके से बड़े जो रणनीतिकार उन्होंने क्लास लगाई थी, उसको देखकर जरूर लगता है कि आज कुछ ना कुछ जरूर खास होगा। बिल्कुल, तो शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आज एजेंडा जो है वो तैयार होना है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं है उसका भी जिक्र किया जाना है। उसको लेकर किस तरह से सत्र में जो है वो कवायद शुरू हो जाएगी, किस तरह का यहाँ पर रोड मैप तैयार होना है? बिल्कुल, देखिए, अगर कल की बात करें तो कल ब्रजेश पाठक रात को प्रसाद मौर्य आए थे। उसके साथ ही लगभग 2 दर्जन मंत्रियों ने भगवान कामतानाथ की परिक्रमा की थी और उसके बाद से लगातार जो है अपना रणनीतिकार और अनुभव साझा करने के लिए जो नए मंत्री कैबिनेट में बैठा ले गए हैं, राज्य में बैठा ले गए हैं, उनको अपना अनुभव देने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अब इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं, जो 8 पहर में यानी कि 50 मिनट का पहर होगा, जिसमें जो है ये सारी रणनीतिकार तय होगी। बिल्कुल, तो सारी रणनीति जो है वो तैयार होनी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।
और चलिए बात करेंगे सीएम योगी ऊर्जा दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। लखनऊ में उपकेंद्रों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपकेंद्रों का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे और कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी ऊर्जा दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। अनूप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ के। अनूप, जिस तरह से बात करें, बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है प्रदेशवासियों को, किस तरह से उपकेंद्रों के लिहाज से अगर हम देखें तो जो प्रदेशवासी उनको सौगात मिलेगी, इसमें क्या नया इन्वेंशन किया जाना है? और देखिए श्वेता, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या है। वर्तमान हालात देखें तो अभी भी बिजली कटौती हो रही है, घोषित बिजली कटौती होती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जो समझिए कि बिजली जो उपकेंद्र हैं वो बन नहीं पाए थे, अब करीब 17 जो नग है वो करीब बिजली उपकेंद्र जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे लोक भवन पहुंचकर इस जो बिजली उपकेंद्र है उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से बिजली की समस्या है, 17 उपकेंद्र, चाहे बरेली की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, बलिया की बात करें, अयोध्या की बात करें, ऐसे जिलों में ये बनाए गए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से एक बिजली की समस्या थी उस पर थोड़ा बहुत निजात जरूर मिलेगा, क्योंकि आने वाले हर समय गर्मी का जब समय आता है तो कहीं ना कहीं बिजली की किल्लत होती है। ऐसे में तमाम जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कभी लो वोल्टेज की समस्या तो कभी बिजली का अभाव रहता है, घोषित कटौती शुरू हो जाती है। ये जो 17 बनके लोकार्पण शिलान्यास होगा, इस निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बिजली की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और आज प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से बिजली की समस्या को लेकर के लोग परेशान थे, ये जब सभी शुरू हो जाएंगे तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिजली की समस्या में कुछ न कुछ निजात मिलेगी। और जो लो वोल्टेज की समस्या है या फिर जहां बिजली नहीं आ रही थी, अभी समय से अघोषित कटौती चल रही थी, उस पर भी निजात मिलेगा। बिल्कुल अघोषित कटौती हो, चाहे बिजली नहीं पहुंच रही उन क्षेत्रों में, उन ग्रामीण इलाकों में और लो वोल्टेज हो रहा है, उससे निजात मिलेगी। और यूपी को आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे वाराणसी की, तो डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला निरस्त कर दिया गया है। प्रयागराज के मंडलायुक्त के पद पर प्रमोशन हुआ था। सरकार ने कहा कि जनहित में ये फैसला लिया गया है। तो सरकार ने कहा है कि जनहित में फैसला लिया गया, हालांकि उन्हें तबादला कर दिया गया था, लेकिन अब डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। यूपी में पेट्रोल डीजल पर अब वैट नहीं पड़ेगा। राज्य कर विभाग को सीएम ने आदेश दिया है, एसजीएसटी चोरी के खिलाफ अभियान चलाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जिस तरह से स्टेट जीएसटी, केंद्र सरकार का जीएसटी, उसे लेकर स्टेट जीएसटी के लिए कहा है कि अभियान चलाया जाए और साप्ताहिक जो रिपोर्ट है वो भी सौंपी जाए। अधिकारियों को खास तौर से दिशा निर्देश दिया गया है। स्टेट जीएसटी पर नकेल लगाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं लगेगा। तो राज्य कर विभाग को सीएम ने आदेश दे दिया है। कुल मिलाकर स्टेट जीएसटी चोरी ना हो और उसका राजस्व जो है वो खास तौर से इस्तेमाल हो पाए, इस लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। और इसका जो कर है, वेट जो है वो यूपी में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्य कर विभाग को मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, यूपी में पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं पड़ेगा। और चलिए बात लखनऊ की, तो बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 21 जिलों में येलो, 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह से ही लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश जारी है। तो 24 घंटे में 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से ही लखनऊ समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। इधर देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी विभाग अध्यक्षों के साथ आज बैठक करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। विषय विशेषज्ञों के साथ बैठक होगी। सीएम धामी सीएम कैंप कार्यालय में करेंगे। सभागार कक्ष में बैठक आयोजित होने जा रही है। 3 बजे से सीएम कैंप कार्यालय में धामी मौजूद रहेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें
3 बजे से सीएम कैंप कार्यालय में मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड की बात करें तो 3 महीनों के लिए महंगी हो गई है बिजली। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर 3 महीनों के लिए बिजली महंगी हुई है। ऊर्जा निगम ने 6 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। बढ़ी हुई दरें जुलाई से सितंबर तक लागू हो जाएंगी। तो बढ़ गई हैं दरें, आपको बता दें जुलाई से सितंबर तक बढ़ी हुई जो दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।